ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके खान सर का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का सेट नंबर 29 आप सभी के सामने लेके आ गया हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी या सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 28 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस खान सर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और आने वाले दिनों में भी या तो एनटीपीसी CBT 2 में पूछा जा सकता है या ग्रुप डी में पूछा जा सकता है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो थी ये मीरा कुमार थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाम से आपको लगेगा कि ये मीरा कुमार महिला नहीं है, लेकिन ये महिला ही है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी क्या हैं, कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है। तो ये समता के शब्द जो हैं यानी कि सभी समान हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो संविधान संशोधन यानी कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा क्या हो प्राप्त हुआ। तो 69वें संशोधन अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको नीचे करना होगा, ये चौथा क्वेश्चन हमको देखना है। निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है, यानी नादेर, पावटा साहिब, ननकाना साहिब, केसगढ़ साहिब। कौन जो है भारत में धार्मिक स्थल भारत में नहीं है। तो भारत में कौन नहीं है, तो ये ननकाना साहिब जो है ये भारत में नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जाकिर हुसैन बहुत ही फेमस तबला वादक थे, आप सभी जानते हैं। तो जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तो ये तबला बजाते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। स्टेट बैंक, केंद्रीय बैंक, भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ही ऋण के औपचारिक स्रोतों का क्या करता है, हमें कामकाज की क्या करता है, निगरानी करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ठीक है, यही सभी बैंक को क्या करता है, ऋण लेने देने के लिए इसकी कामकाज की निगरानी करता है। तो यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच विवादित त्रिबिंदु का निर्माण करता है। तो देखिए दीफू दर्रा जो है, दीफू दर्रा भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिबिंदु का निर्माण करता है। कौन, दीफू दर्रा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए NTPC CBT 1 के एग्ज़ाम में दर्रा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आने वाले एग्ज़ाम की बात की जाए अगर CBT 2 या ग्रुप डी की, तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं, संभावना बनती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो धाप एक लोक नृत्य है जो उड़ीसा के कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में प्रारंभ किया था, जो कि देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डैश जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जो हैं होमो भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो होमो भाभा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो होमी भाभा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि 2021 में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। नेपाल, अमेरिका, जापान, रूस, किसने दिया है। तो अमेरिका देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 10.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपया कर दिया है। तो 1 लाख रुपये से बढ़ाकर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जितने भी पेमेंट बैंक को लिए डिपॉजिट लिमिट जो था 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि 2021 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू की है। तो ये बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को 2021 में शुरू किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो ये असम में ये रखा गया, असम सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभियंता डे यानी कि इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इंजीनियर्स डे जो है ये आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात की जाए तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। तो दुर्लभ धातु वेनेडियम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक मशहूर कलाकार घनश्याम काका जो थे, जो नट्टू काका के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, नट्टू काका। तो घनश्याम नायक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत नट्टू काका जो थे ये बहुत फेमस किरदार है। जब आप तारक मेहता देखेंगे तो ये बाघा के साथ रहते थे। ये तारक मेहता जो है जेठालाल के शॉप पे ये लोग रहते थे और काफ़ी बढ़िया किरदार था। हम उस तारक मेहता तो हम देखते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेंगे तो एक क्वेश्चन और इसमें समावित हो जाएगा। नेक्स्ट, कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहा जाता है।
तो द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण जो किया था ये पोखरण में किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम मैं, आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू आप बने होंगे तो मैं बोलता हूँ इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए, चाहे वो एनटीपीसी में पूछा गया हो 2020-21 में या आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया हो। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है। ये बहुत उपयोगी है, आप लोग इसे हल्के में मत लीजिए। खान सर का बुक है, कहीं ना कहीं कुछ निचोड़ तो है। मैथ का भी मैं सेशन करा रहा हूँ, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। न्यूलैंड के एक अष्टक नियम केवल डैश तक होता है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक गुण आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है, जब एक दूसरे से, जब कभी भी एक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उन्हें डैश कहा जाता है? जिस बिंदु पर सभी किरणें आके एक ही बिंदु पर मिले तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें फोकस कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो पावर बराबर होता है कार्य बट्टा समय, यानी कि P बराबर होता है W/T। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार जो है ये विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। कब काम करते हैं? उत्क्षेप बल और भार जो कार्य करते हैं ये विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का कथनांक उच्चतम होता है? तो उच्चतम आयोडीन हैलोजन का कथनांक क्या होता है? आयोडीन का उच्चतम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने पर केवल एक मार्ग होता है। यानी कि अगर सीरीज में हो तो प्रवाहित होने वाला केवल एक ही मार्ग होता है, यानी कि श्रेणी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है? तो धारा प्रवाहित करने वाले उपयोग किए जाने वाले द्रव को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहले एक कर लें, उसके बाद इसमें तो थोड़ा सा बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं पहले। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण दर क्या हो जाएगी? यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण दर क्या हो जाएगी? वाष्पीकरण दर घट जाएगी। क्या होगा? घटेगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इसको छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कथन, यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं
तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक कथन है। बी कह रहा है कि एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और वायु की आर्द्रता क्या है, कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पाद होता है। तो देखिए केवल यही जो है हमको सत्य लग रहा है। यदि हम तापमान कम करेंगे और दबाव को बढ़ा देंगे तो हम वायुमंडलीय गैसें को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। केवल कथन ए सत्य है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो वंडर एलिमेंट को टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि टाइटेनियम को किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो टाइटेनियम, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो मानव शरीर का किसे सैनिक कहा जाता है। तो WBC को मानव शरीर का क्या कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। आँख में रतौंधी क्या, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको रतौंधी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है, हृदय को, फेफड़े को, वृक्क को या प्लीहा को। तो मलेरिया रोग जो है ये प्लीहा को प्रभावित कर देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो ये डार्विन का जो विकास है, डार्विन का विकास सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। डार्विन का विकास सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये डार्विन का पूछा जाता है कि डार्विन का विकास सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः डैश होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका NTPC में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो एक पौधे के तने या जड़ का जो घेरा होता है ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं। तो पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पति और जैविक अंग जो होता है इसे ही हम बायोमास कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ये बायोमास कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, यानी कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है क्या पूछा है NTPC में, CPU का फुल फॉर्म पूछा है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखिए URL का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी NTPC में पूछा गया प्रश्न है। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म हैं, चाहे वो रैम हो, रोम हो, CD रोम हो, ये बहुत सारा फुल फॉर्म है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस चीज़ को आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निफ्ट और RTGS क्या होता है। तो निफ्ट और RTGS क्या होता है, चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, या बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद होता है, या विभिन्न डिपॉजिट ये होता है।
देखिए निफ्ट और आरटीजीएस क्या होता है, ये बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की सुविधा होती है। यानी कि मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है, आपको भेजना है स्टेट बैंक में, ठीक है, तो आपको या तो निफ्ट करना होगा या आरटीजीएस करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों कर सकते हैं, निफ्ट भी कर सकते हैं, आप आरटीजीएस भी कर सकते हैं। मैक्सिमम केस में क्या होता है, निफ्ट ही किया जाता है। क्या किया जाता है, निफ्ट ही अधिकतर होता है, जो कि बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।